हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। कि वह रात भर किसी फोटोग्राफी शूट के लिए बाहर है, इसलिए ही रेहान ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। उनके साथ जो टूरिस्ट गाइड था उसने सबको कह दिया था कि कल ब्रेकफास्ट के बाद सी साइड जाना है। सब लड़कियां अपनी अपनी प्लानिंग करते हुए सी साइड के ख्वाब देखते हुए सो गई थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर कोई भी नीचे नहीं उतरा। होटल में 10 बजे तक का ही बुफे था। वह टूरिस्ट गाइड 9:30 तक सबका इंतजार करता रहा, पर जब कोई नीचे नहीं उतरा तो उसने ऊपर जाकर सबके कमरों के दरवाजे पीटने शुरू कर दिए। इतनी लंबी जर्नी और इतने दिन की प्रैक्टिस और स्ट्रेस के बाद सबकी थकान अभी तक उतरी नहीं थी। सब अपने कमरों में गहरी नींद में सोए पड़े थे। उसने सबको उठाया और उसके बाद वह रेहान से झगड़ने लगा। ये कैसी लड़कियों की टीम लेकर आए हो तुम? मैंने साफ बोला था कि हमें ब्रेकफास्ट के बाद सी साइड जाना है। यहीं पर 12 बजे बजाने का इरादा है। क्या हम पूरा शेड्यूल तय करके चलते हैं? बाहर बस इंतजार कर रही हैं और तुम्हारे स्टाफ की सब लड़कियां सोई पड़ी हैं। उनकी बात छोड़ो, तुमको भी मैं ही उठा रहा हूं। ये कोई तरीका थोड़ी है। जब वह रेहान के ऊपर बरस रहा था तो मैगी भी अपने कमरे से निकलकर वहां आ चुकी थी। जिस तरीके से वह रेहान से बात कर रहा था, मैगी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उस टूरिस्ट गाइड के ऊपर ससिस डरते हुए बोली, आप आवाज नीचे करके बात कीजिए, हम 4 जगह कम घूम लेंगे। वह हमें मंजूर है, पर कोई हमारे बॉस के पास साथ इतनी बदतमीजी से बात करें, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इतनी बदतमीजी से बात करेंगे तो हमको भी बदतमीजी पर उतरना पड़ेगा। मैगी ने यह बात इतनी बोन चिलिंग टोन में कही कि वह टूरिस्ट गाइड भी सक पका गया। फिर वह जल्लाते हुए बोला, ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूं सर। सबको लेकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचो, टाइम से निकलना भी है। उसके जाने के बाद रेहान ने मैगी को कहा, इतनी जल्दी गुस्सा मत हुआ करो। उस बेचारे की क्या गलती है? वह तो अपना काम ही कर रहा है। उसको भी ऊपर अपने बॉस को जवाब देना होता है, इसलिए वह इतना चिड़चिड़ा हो रखा है। मैगी ने रेहान की बात पर कुछ नहीं बोला। सब अपने अपने कमरों में जल्दी तैयार हुए और फिर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे पहुंच गए। सब अपने सिलेक्टिव और बहुत स्टाइलिश कपड़े लाए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक फैशन परेड हो रही है। हाईली फैशनेबल कपड़े, सबका हाई टोन मेकअप। रेहान उन सबके बीच खुद को बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। होटल से बस लेकर जब वह लोग 6 सेंसेस लामू आइलैंड पहुंचे तो वहां की ब्यूटी देखकर जैसे सब चकित रह गए। वहां की रेत सोने जैसी चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि फेफड़े भी मुस्कुराने लगे। समंदर का पानी एकदम ट्रांसपेरेंट और चमकता हुआ हरे नीले रंग का था और वहां का आसमान भी एकदम साफ और बेहद खूबसूरत था। वहां पर एक से एक वाटर स्पोर्ट्स भी थे। टूरिस्टर्स का जैसे मेला लगा हुआ था। उन लड़कियों ने अपनी पूरी जिंदगी माफ के साथ मालदीव्स आया हुआ है। उन्हीं दिनों रॉयल प्रिंसेस क्रूज मालदीव्स के पास से गुजरते हुए वहां कुछ दिन रुक गया है। रॉयल प्रिंसेस दुनिया भर में अपने लग्जरियस डेकोरेशन और सर्विसेज के लिए एक्सट्रीमली फेमस है। जिस दुकान से रेहान कोल्ड कॉफी लेने आया था, वहीं पर वह लड़की शीना और उसका बॉयफ्रेंड भी थे। रॉयल प्रिंसेस के बारे में जो बातें वह 2 लड़के कर रहे थे, वह शना ने भी सुनी। उसने पलटक अपने बॉयफ्रेंड को कहा, यह रॉयल प्रिंसेस तो वर्ल्ड फेमस क्रूज है ना? हाँ, मुझे इस पर जाना है। हम कितने लकी हैं कि इस समय यह क्रूज भी मालदीव्स पर रुका हुआ है। लड़के ने हैरानी से अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, तुम्हें आइडिया भी है उसकी टिकट कितने की है? एक समय के दिन के लिए उस क्रूज पर लाख रब चाहिए, कहां से आएगा इतना पैसा? आतिश ऐसा? उस लड़की ने नकते हुए कहा, मैं खूब समझती हूं, बात पैसे की नहीं है। दरअसल तुमको मुझसे प्यार ही नहीं है। तुम मेरे ऊपर बिल्कुल पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते हो। उस लड़के ने अपना सिर पकड़ लिया। रेहान को उस लड़के पर अब दया आ रही थी। वह लड़का इस पागल लड़की के साथ पता नहीं कैसे फंस गया था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इस तरह की लड़की को कैसे प्यार कर सकता है। अब तक वह लड़का उस लड़की से अलग कैसे नहीं हुआ? उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, मालदीव्स आइलैंड पर एक से एक सुंदर जगह है, देखने की हम वहां सब चलते हैं ना। क्रूज पर जाकर क्या करेंगे? वह हमारे बजट से बाहर है। अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर वह लड़की हाथ में पकड़ा कॉफी का मग वहीं फेंककर गुस्से में वहां से चली गई। उस कॉफी की दुकान पर भीड़ थी। रेहान भी आम लोगों की तरह लाइन में ही लगा हुआ था।
जब रेहान का नंबर आया तो उस काउंटर पर बैठे लड़के ने रेहान से पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे सर? रेहान ने उसे कहा, 60 कोल्ड कॉफी। वह लड़का एकदम चौंका। उसने रेहान से फिर कंफर्म किया। सर कितना कहा आपने? रेहान ने उसे बोला, सा मेरे साथ एक बड़ा ग्रुप है, सबके लिए चाहिए मुझे। उस लड़के ने रेहान को कहा, ओह आई अंडरस्टैंड सर, बस 20 मिनट दीजिए, अभी आपका सारा ऑर्डर तैयार करता हूं, इतने आप ये अमाउंट पे कर दीजिए। उसने कंप्यूटर स्क्रीन दिखाते हुए रेहान को कहा। रेहान के पीछे जो लड़के खड़े थे उन्होंने रस्टलेस होकर रेहान को बोला, ब्रो तुम यहां से 60 कॉफी लेने के लिए खड़े हो गए हो, अब हमारा नंबर कब आएगा? यह तो गलत तरीका है। रेहान मुस्कुरा दिया और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वह 2 लड़के काउंटर पर बैठे लड़के पर चिल्लाते हुए बोले, सारी कॉफी, अगर एक ही आदमी ले लेगा तो बाकी कस्टमर क्या समंदर का पानी पेंगे? उस काउंटर वाले लड़के ने बहुत ही पोलाइट उन लड़कों को कहा, आप परेशान मत होइए सर, हमारे पास अभी बहुत क्वांटिटी है, मैं जल्दी से जल्दी ऑर्डर तैयार करने की कोशिश करता हूं। रेहान ने पेमेंट करने के बाद मैगी को इशारा किया कि वह बाकी सारी लड़कियों को बुला ले। मैगी ने सबको वहां आने को कहा। वहां खड़े लड़कों के लिए तो यह एक स्पेक्टेकुलर नजारा हो गया कि अचानक से 55-85 लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम में उन्हें घेर कर खड़ी थीं। रेहान अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी की गर्ल्स का असर लोगों पर होते हुए देख रहा था। रेहान इस बात पर मुस्कुरा दिया कि उसके पास न सिर्फ आउटस्टैंडिंग ब्यूटीफुल स्टाफ है, बल्कि वह लोग बहुत ही सुपर टैलेंटेड भी हैं। सबसे ज्यादा लोगों की नजर जिन पर टिक रही थी वह थी कियारा, साशा, विदिमा और मैगी। यह बात कविता श्रीधर ने भी नोटिस कर ली थी और इस बात से अंदर ही अंदर उसको बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्टेड मेंट लड़की, जो कॉलेज टॉपर रही थी, वह यहां पर सेकेंडरी है। दुनिया में हर जगह पहली नजर में तो सब ब्यूटी को ही प्रेफरेंस देते हैं। रेहान आज मैगी को बीच पर स्विम कॉस्ट्यूम में देखकर हैरान था, क्योंकि जनरली मैगी एक ही जैसे कपड़ों में रहती है, पर आज यहां आकर मैगी भी बाकी लड़कियों जैसी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थी। रेहान को उसका इस तरह वहां पर होना अच्छा लगा। आखिर 24 घंटे अपनी ड्यूटी मोड में रहना भी तो सही नहीं है। हालांकि मैगी अभी भी पूरी तरह से अपने ड्यूटी मोड में ही थी। उसने जानबूझकर अपने चुस्त कपड़े नहीं पहने थे ताकि किसी को शक ना हो जाए कि वह रेहान की बॉडीगार्ड है। वहां से सब अपने अपने लिए कॉफी लेकर एक सनशेड में बैठकर बीच और वहां के नजारे देखने लगे। रिद्मा ने कहा, यहां इस तरह बैठकर बीच को देखते रहना कितना बोरिंग काम है। रेहान ने उसे बोला, तो क्यों बैठी हो, यहां पर इतना कुछ करने को है, जाओ एंजॉय करो, सर्फिंग कर सकती हो, मोटर बोर्ड पर जा सकती हो, आसमान की सैर कराने के लिए हॉट एयर बैलून भी यहां पर है, या फिर बीच वॉलीबॉल खेल सकती हो। कियारा ने रेहान की बात पर कहा, बीच वॉलीबॉल इज गुड आइडिया पर सी साइड, अगर हम इस तरह खेलेंगे तो इतनी धूप में बुरी तरह टनिंग हो जाएगी। हम जिस प्रोफेशन में हैं वहां टनिंग होना हमारे लिए सही नहीं है। रेहान के कुछ कहने से पहले ही रिद्मा ने अपने बैग में से एक बोतल निकाली। उसका निकालने का तरीका ऐसा था जैसे कोई जादू पिता से निकाल रही हो। उसने बोतल को हवा में लहराते हुए कहा, ये बोतल देखते हो, ये सुपर सनस्क्रीन है, इसको लगाने के बाद मजाल है जरा सी भी टैनिंग हो जाए। मैं बहुत टाइम मेकअप इंडस्ट्री में भी काम करती रही हूं, मुझे यह सब बहुत अच्छे से पता है। विदिमा ने यह कहकर सनस्क्रीन की बोतल रेहान की तरफ करते हुए कहा, रेहान क्या तुम ये सनस्क्रीन में इस पीठ पर लगा सकते हो? रेहान के मुंह में कॉफी थी जो फव्वारे की तरह बाहर निकल गई। रिद्धिमा के इस तरह ओपनली सनस्क्रीन लगाने को बोलने पर रेहान शॉक रह गया। बाकी लड़कियां भी रिद्धिमा की बोल्डनेस पर हैरान थीं। रेहान और रिद्धिमा चाहे कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना रहे हो, बचपन से साथ रहे हो, उसके बावजूद रिद्धिमा और रेहान अब जिस प्रोफेशन में थे वहां पर इस तरह बिहेव करना चीप था। इससे बिना बात की कंट्रोवर्सी और क्रिएट होती। रेहान ने रिद्धिमा को साफ मना करते हुए कहा, मुझे माफ कर, मैं यह सब फालतू काम नहीं कर सकता। साशा ने रिद्धिमा को कहा, लाओ मैं लगा देती हूं, फिर तुम मेरे लगा देना। साशा के पास भी अपनी सनस्क्रीन की बोतल थी। उसके बाद उन सब लड़कियों ने आपस में सनस्क्रीन शेयर किया और सब बीच वाली बॉल खेलने के लिए तैयार हो गई। 2 टीमें डिसाइड हुई। कियारा और साशा एक टीम में थे, कविता राधिका दूसरी टीम में, रेहान उनमें से किसी टीम में नहीं था। वैसे भी वह लड़कियों की टीमें थी। वह बीच पर आगे की तरफ घूमने निकल गया। जब लड़कियां बीच पर वॉलीबॉल खेल रही थी तो आवारा टाइप के लड़कों ने वहां पर झुंड बना लिया और चीप बातें करने लगे।
सब लड़कियां उनकी बातों से बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। मैगी ने कुछ देर तो उनकी बात बर्दाश्त की। फिर उसके बाद मैगी ने जानबूझकर वॉलीबॉल को इस तरह उछाला कि वह बॉल उनमें से एक लड़के के सीधा मुंह पर लगी बॉल का फोर्स इतना तेज था कि वह लड़का जमीन पर जा गिरा। और न सिर्फ जमीन पर गिरा बल्कि उसके 2 दांत भी टूट गए। उसके आसपास के लड़के एकदम से शॉक रह गए। वह अपने दोस्त को उठाते हुए चीखने लगे, ओ माय गॉड, इसके दांत टूट गए, पावते भी निकल रहा है। वहां पर एकदम से पैनिक फैल गया। शिक्षा वह लड़के झगड़े के मोड़ में मैगी की तरफ बढ़े और उस पर चिल्लाते हुए बोले, अंधी हो क्या, ऐसे कैसे खेल रही थी? तुम्हारी वजह से हमारे दोस्त को इतनी चोट लग गई है, माफी मांगो। इससे मैगी अपनी कमर पर हाथ रख खड़े उन लोगों को घूर रही थी। जब उसने बॉल मारी ही इंटेंशन ली थी तो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह लड़का जिसके अब भी मैगी ने दांत तोड़े थे, वह सदमे की हालत में मैगी को देख रहा था। वह उसी क्रूज पर ट्रेवल कर रहा था जो रेहान की फैमिली का था, यानी रॉयल प्रिंसेस। वह लड़का खुद भी एक आइलैंड का प्रिंस था, एक्सट्रीम रिच शिप। इस आइलैंड पर रुका तो वह और उसके दोस्त घूमने के इरादे से नीचे उतर आए थे। आज तक उसको किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। बीच पर अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए जब से उसकी नजर मैगी पर पड़ी थी, तब से वह मैगी को लेकर कुछ और ही ख्वाब बुन रहा था। इसलिए उसने इतनी बेहदाद की तरफ जाए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बदतमीजी पर मैगी उसके दांत तोड़ देगी। उस लड़के के साथ भी कुछ बॉडीगार्ड थे जो अब भागते हुए वहीं आ रहे थे। वहां का नजारा अब बिल्कुल बदलने वाला था। जहां थोड़ी देर पहले सब हंसते मुस्कुराते हुए खेल रहे थे, सबके चेहरे पर पैनिक और टेंशन साफ दिखाई दे रहा था कि अब आगे जाने क्या ही होने वाला है। कियारा, साशा, मैगी बाकी सब लड़कियों के साथ बीच वॉलीबॉल खेल रहे थे। तब वहां पर कुछ लड़कों के ग्रुप ने आकर उन पर घटिया कमेंट पास करने शुरू किए। रेहान वहां नहीं था। उन लड़कियों को अकेला समझकर वह लड़के बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। मैगी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैगी ने एक लड़के को वॉलीबॉल इस तरह फेंक कर मारी जैसे कोई लोहे का गोला हो। वह लड़का नीचे गिर गया और उसके 2 दांत भी टूट गए। वह लड़का भी किसी रिच फैमिली से था। उसके बॉडीगार्ड और दोस्त अब मैगी से उलझ रहे थे और मैगी को माफी मांगने को कह रहे थे। मैगी ने उस लड़के से माफी मांगने से साफ मना कर दिया। उस लड़के के बॉडीगार्ड मैगी को हिट करने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो उस लड़के ने जमीन से उठते हुए कहा, रुको, मुझे इस लड़की से बात करनी है। वो लड़का धीरे धीरे चलता हुआ मैगी के पास आया और ऊपर से नीचे तक उसे घटिया नजर से घूरने लगा। उसके बाद वह मैगी को बोला, भला की खूबसूरत हो, मैं समझ सकता हूं कि तुमको मेरी बात बुरी लगी, इसलिए तुमने यह हरकत की। वैसे तो इस हरकत की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर मैं इतना सख्त दिल नहीं हूं। खासकर खूबसूरत लड़कियों के साथ मैं प्यार से पेश आता हूं। इसलिए अगर तुम अगली 4-5 रातें मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। मैगी और वहां खड़ी सारी लड़कियां उस लड़के की बात सुनकर हैरान रह गई थीं। वो लड़का की इतना डिस्गस्टिंग है, पिटने के बाद भी इस तरह की बात कह रहा था। कियारा और शशा को तो मैगी के फाइटिंग स्किल्स पता थे। वह डर रही थी कि मैगी पता नहीं इस बात पर उस आदमी का क्या हाल करेगी। पर मैगी ने इस बार अपना दिमाग ठंडा रखा और उस आदमी को सिर्फ इतना कहा, गेट लॉस्ट यू क्रीप। मैगी के ये बोलते ही उसके चमचे मैगी की तरफ बढ़े और बोले, तमीज से बात करो, तुम जानती नहीं हो तुम किसके सामने खड़ी हो, तुम्हारे को ऑप्शन नहीं दी जा रही है, बस बताया जा रहा है जो हमारे बॉस चाहते हैं तुमको वही करना होगा, हम तुम्हें यहां से उठाकर ले जाएंगे। मैगी कुछ बोलती, इससे पहले ही मैगी के पीछे से एक तेज आवाज आई। वह आवाज रेहान की थी। रेहान ने पीछे से शेर की तरह डरते हुए बोला, जिसमें हिम्मत है इस लड़की को हाथ लगाकर दिखाएं, हाथ काटकर कुत्तों को ना खिला दिए तो मेरा भी नाम रेहान नहीं। उस लड़के और उसके बॉडीगार्ड ने रेहान को हैरानी से देखा। उनमें से एक ने रेहान से पूछा, तू कौन है बे जो बीच में चौड़ा हो रहा है? रेहान ने उसे कहा, मैं इन सब लड़कियों का बॉस हूं, ये सब लड़कियां मेरी जिम्मेदारी है। पहले तो तुम्हारा ये घटिया बॉस मेरे स्टाफ की लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, ऊपर से अब उन्हें धमका भी रहे होते। तुम्हारा ये वाहियात बॉस क्या चीज है मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर बेटा तुम लोग नहीं जानते कि तुम किसके सामने खड़े हो। उस आदमी के बॉडीगार्ड ने रेहान को कहा, तुम्हारी इस लड़की ने हमारे बॉस को मारने की कोशिश की, सजा तो इसको मिलेगी और इसकी सजा यह है कि इसको कुछ रातें हमारे बॉस के साथ रहना होगा, वरना इसके साथ साथ तुमको भी यही गाड़ देंगे।
उस आदमी की बात पर। रेहान इस बार बहुत जोर से हंसा और बोला, दिन में ख्वाब देखने बंद कर चिलगोजे, तुम्हारे जैसे जानवरों पर तो मेरी स्टाफ की कोई लड़की थूकेगो थे। वह बोला, दिन में ख्वाब नहीं देख रहा मैं, तेरी भलाई इसी में है कि आराम से मान जा, वरना हजारों तरीके हैं मेरे पास अपनी बात मनवाने के, जो मैं चाहता हूं वह होकर रहता है। रेहान ने उसे कहा, और तेरी जिंदगी इसी में है कि तू दुम दबाकर अब यहां से भाग ले, वरना मेरे पास भी हजारों तरीके हैं तुम्हें खत्म करने के, क्योंकि बच्चे जो मैं नहीं चाहता वह दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रेहान के यह बोलते ही वह लड़का एस रेहान को गाली देता हुआ बोला, यू ब्लडी, पर उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही रेहान ने खींचा कर उसके पेट में एक लात मारी। वह लड़का चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। रेहान गुस्से से डरते हुआ बोला, तेरे आदमियों को बोल तुझे यहां से उठाकर ले जाएं, वरना तुझे मारकर तेरी लाश यहीं के समंदर में फेंकाऊंगा और शार्क तेरी बोटियां नोच नोच के खाएंगे। रेहान की इस हरकत पर उस लड़के के साथ जितने बॉडीगार्ड थे, एक पल तो वह शॉक रह गए। फिर वह तेजी से रेहान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े। इससे पहले कि वह कुछ करते, पीछे से एक तेज आवाज आई, रुको। सबने पलट कर देखा तो विवेक था, वही फोटोग्राफर विवेक जिसके कमरे में रेहान कल रात रुका था। उसको वहां पर इस तरह से देखकर रेहान हैरान हुआ। ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वह इस झगड़े के बीच में क्यों पड़ रहा है। वह भागता हुआ आया और रेहान से बोला, बॉस 2 मिनट दो मुझे, मैं इस लड़के को जानता हूं, मैं अभी सीधा करता हूं इसे। रेहान कुछ समझता इससे पहले ही विवेक उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसको कॉल से पकड़ता हुआ बोला, अबे गधे कहीं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुझे पता भी है तू किसके साथ उलझ रहा है। यह कहकर विवेक उसको घसीट हुआ, दूर ले गया। विवेक पहले से उसे जरूर जानता होगा, क्योंकि वह लड़का भी विवेक को बहुत हैरानी से देख रहा था। विवेक उसे रेहान से थोड़ा दूर ले गया और बोला, अबे शुक्र कर बेटा, मैं तेरी जान बचाने के लिए सही टाइम पर आ गया। बरसों की यारी है अपनी, तू मर जाता तो दोस्ती पर दाग लग जाता कि मैं दोस्त को बचा नहीं सका। उस लड़के ने गुस्से से विवेक को कहा, तुझे पता भी है उसने मेरे साथ अभी क्या किया है और तू उसी की साइड ले रहा है। विवेक ने उसे समझाते हुए कहा, उसने क्या किया या क्या नहीं किया वह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह कौन है। उस लड़के ने हैरान होते हुए विवेक से पूछा, ऐसा कौन फन्ने खा है? विवेक ने उसे जो बताया वह सुनकर तो वह लड़का सदमे में ही चला गया। रेहान मित्तल है, जिस आइलैंड पर तू खड़ा है यह उसके बाप का ही है, इनफैक्ट आधे से ज्यादा। मालदीव्स मित्तल परिवार की प्रॉपर्टी है, और बाकी तो छोड़, जिस क्रूज पर तू घूम रहा है रॉयल प्रिंसेस, वह भी मित्तल इसका ही है। इस आदमी के एक इशारे पर तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरे साथ क्या हो सकता है। जान से तो जाएगा ही, पूरी जिंदगी तेरे घर वाले तेरी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। देखा बॉस, मैंने चुटकियों में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। रेहान ने विवेक से पूछा, तुम जरूर उसको पहले से जानते हो? विवेक ने रेहान को बोला, यस बॉस, लंदन में वो और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरे दादा दादी लंदन रहते हैं, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। रेहान को विवेक बहुत मिस्टीरियस लग रहा था। यह बात तो पक्की थी कि विवेक बहुत अच्छी फैमिली से है, उसके शौक भी हाई फाई हैं और पैसे की उस पर कोई कमी नहीं। उसके बाद वह एक फोटोग्राफी के प्रोफेशन में है और रेहान के पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ा है कि वह उसे बस कैसे भी जॉब दे दे। विवेक सोच रहा था कि उसने रेहान की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। उसको लगा था रेहान उसको एप्रिशिएट करेगा, पर रेहान ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम रेहान के लिए प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगर विवेक नहीं भी आता तो रेहान मिनटों में अपने तरीके से सब सोर्ट कर देता। विवेक सरप्राइज था कि वह कितनी कोशिश कर रहा है रेहान के नजदीक आने की, पर रेहान कितना रूड बिहेव कर रहा है। पर रेहान रूड बिहेव नहीं कर रहा था, पर जिसकी पर्सनालिटी इतनी अनक्लियर हो उसको लेकर रेहान हमेशा डाउटफुल रहता है। यह बात विवेक समझ नहीं के यह कहने के बाद सब लड़कियां अपनी अपनी चीजें समेटने लगी। थोड़ी ही देर में वह सब वापस होटल की तरफ जाने के लिए बस में बैठे थे। सारा दिन की थकान के बाद अब सब लोग शांत बैठे मालदीव की ढलती हुई शाम के नजारे देख रहे थे। पर बस में पीछे की तरफ बैठी रिद्मा को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। रिद्मा ने रेहान को कहा, मैं इस बदतमीज लड़की का मुंह तोड़ दूंगी। शीना ने यह बात सुन ली और विदिमा को बोली, हाथ लगाकर दिखा।
किसका मुंह तोड़ने की बात कर रही है? मैं किससे नहीं डरती। सच तो सबको कड़वा लगता है। तुम्हारे बॉस की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हें रॉयल प्रिंसेस क्रूज ले जा सके। गलती से बिजनेस क्लास टिकट पर सफर कर लिया है तो अपने आप को कहीं की महारानी मत समझो। अभी भी मेरा स्टैंडर्ड तुम लोगों से ज्यादा ही है। रिद्धिमा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी तो रेहान ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे चुपचाप बैठ जाने को कहा। रिद्धिमा को समझ नहीं आया कि रेहान उसको इस तरह रोक क्यों रहा है। उसने रेहान को कहा, हाथ छोड़ो मेरा, मैं अभी इस नागिन को सबक सिखाती हूं। उस बेचारे लड़के को तो 24 घंटे डंक मारती रहती है, अब हम पर अपने पत्थरे आजमा रही है। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रेहान ने रिद्धिमा को पीछे खींचते हुए कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। हाथी चलता है तो सड़क पर बहुत से कुत्ते भौंकते हैं, किस किस का जवाब दोगी? रेहान की बात सुनकर शीना और तिलमिला गई और रेहान से बोली, हाथी देखने की हैसियत नहीं है और खुद को हाथी समझते हैं। इसी झगड़े के बीच में वह लोग होटल पहुंच गए। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके चिल्लाने से पहले ही घबरा रहा था। बस के रुकते ही वह उसका हाथ खींचकर सबसे पहले नीचे उतर गया। उस लड़की शीना के उतरने के बाद रिद्धिमा ने रेहान को गुस्से में कहा, जाने तुम इस बदतमीज को बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? रेहान ने रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि रेहान ने सब लड़कियों की तरफ देखकर कहा, जाकर अपना बेस्ट पार्टी ड्रेस निकाल लो और सब अच्छे से तैयार होना। रात के 8 बजे बिल्कुल रेडी मिलना मुझे। सब राधिका ने हैरानी से रेहान से पूछा, वह क्यों सर, हम रात को भी कहीं जा रहे हैं क्या? रेहान ने स्माइल करते हुए राधिका को कहा, हाँ, हम रॉयल प्रिंसेस क्रूज की पार्टी में जा रहे हैं और यह बात पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। इस जैसी पागल लड़की शीना के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम लोगों की टिकट मैं पहले ही अरेंज कर चुका हूं। सारी लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। यह ट्रिप उनके लिए ड्रीम जैसा होता जा रहा था। चाहे वह 3 स्टार होटल में ठहरी थी, पर फ्लाइट का बिजनेस क्लास का सफर और उसके बाद आज बीच पर घूमना फिरना, खाना खेलना ही बहुत था। और अब रेहान ने कहा कि वह उनको रॉयल प्रिंसेस क्रूज ले जा रहा है। अब तक सब जान गए थे कि रॉयल प्रिंसेस क्रूज क्या है। वर्ल्ड के टॉप 10 लग्जरियस क्रूज में से एक रेहान की अनाउंसमेंट के बाद सबकी एक्साइटमेंट आसमान छू रही थी। रात के 8 बजे तक सब लड़कियां तैयार हो चुकी थीं। रेहान ने टूरिस्ट गाइड को बोलकर उनके लिए बस अरेंज करा दी थी। बस से जब सब सी साइड पहुंचे तो एक बड़ी सी बोट उनका इंतजार कर रही थी। दूर समंदर में रॉयल प्रिंसेस क्रूज ऐसे लग रहा था जैसे समंदर में परियों की दुनिया का कोई बहुत बड़ा महल जगमगाता हुआ खड़ा हो। सब लड़कियां बहुत हैरानी से उस महल जैसे से क्रूज को देख रही थी। ऐसा नजारा तो फिल्मों में भी नहीं देखा था। उन्होंने वह क्रूज किनारे तक नहीं आ सकता था। क्रूज एक्सट्रीमली हैवी और बड़ा था। ऑलमोस्ट 2 लाख टन का वजन था। उस क्रूज का किनारे का पानी इतना डीप नहीं होता। इतना बड़ा शिप अगर किनारे तक लाने की कोशिश की जाए तो उसके फंस जाने के बहुत चांस होते हैं। इसलिए इतने बड़े क्रूज तक सबको बोट से ही जाना पड़ता था। सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब वह शीना इतराती हुई अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आए, जब क्रू उसकी तरफ जाने वाली बोट में उसने रेहान के साथ सारी लड़कियों को देखा तो उसका चेहरा देखने वाला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को गुस्से में इस तरह देखा जैसे यह भी उसी की गलती हो। वह नकती हुई अपने बॉयफ्रेंड से बोली, मैं इस बोट में इनके साथ क्रूज तक नहीं जाऊंगी। कहकर वह उस बोट से वापस उतर गई। बोट की कैपेसिटी अभी फुल नहीं हुई थी। बोटमैन हैरान हुआ कि यह लड़की वापस क्यों उतर रही है, पर उसने कुछ पूछा नहीं। उनके बाद जो लाइन में खड़ी थी उसने उन 2 फीमेल्स को बोट में आने के लिए इशारा किया। रेहान वाली बोट में ही एक खूबसूरत सी लड़की एक उम्र दराज औरत के साथ चढ़ी। बोट में चढ़ने के बाद वह दोनों एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और बहुत हसरत से क्रूज को देखने लगी। उस उम्र दराज औरत ने उस यंग लड़की को कहा, लीजा, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। ये बात तुम समझ लो, इस क्रूज पर जाने के लिए तुमने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी हैं। आज की पार्टी में बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब मौजूद होंगे। अगर आज का मौका तुमने गवा दिया तो तुम सड़क पर आ जाओगी। उस लड़की ने धीरे से कहा, हाँ, मैं ये बात जानती हूं। वह उम्र दराज औरत फिर से बोली, जानती तो हो पर एंड टाइम में भूल जाती हो। तुमको गुस्सा इतनी जल्दी आता है कि ये धरे पर पानी फेर देती हो। तुमको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना आज के बाद हमारे पास कोई चांस नहीं बचेगा। उस औरत की बात सुनकर वह लड़की चुप हो गई।
उसने मालदीव्स के बहुत बड़े फिल्म स्कूल से ग्रेजुएशन की थी। उसके साथ की लड़कियां सब एशिया की फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सेट हो चुकी थी। एक वही थी जिसके पास अभी तक काम नहीं था, और इसकी सबसे बड़ी वजह उसका गुस्सा ही था। पर लीजा बहुत अच्छी लड़की थी। वह किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उससे नाजायज फेव मांगता था, और सामने वाले के ऐसा बोलते ही उसका दिमाग गर्म हो जाता और बिगड़ जाता। उस औरत ने उसे समझाते हुए कहा, यह इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुमने इसको बना लिया है। शुरू में अजीब लगता है, फिर आदत पड़ जाती है। लीजा ने उस औरत को घूर कर देखा और कहा, हम इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। यह बकवास मैं फिर से नहीं सुनना चाहती, प्लीज अब आप मेरा मूड खराब मत कीजिए। उस औरत ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही समझा रही हूं। मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हूं, यहां के दांव पेंच खूब समझती हूं, तभी तुम्हें बता रही हूं। लीजा उसकी बात पर इस बार इतना चिढ़ गई कि उसके पास से हट के बोर्ड के दूसरे कोने में दूर जाकर खड़ी हो गई। लीजा जहां खड़ी थी उसके पीछे रिहान के ग्रुप की लड़कियों ने शोर मचा रखा था। सब एक्साइटमेंट के साथ दूर से क्रूज को देखते हुए खुश हो रही थी। लीजा ने पलटकर उनकी तरफ देखा तो हैरान रह गई। एक साथ इतनी खूबसूरत लड़कियां उसने आज तक नहीं देखी थी, और वह भी एक से एक एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल लीजा हैरानी से उन सब लड़कियों को देख रही थी। वह औरत दोबारा उसके पास आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने लीजा से कहा, लड़कियों का यह ग्रुप देखती हो, ये उसी टाइप की लड़कियां हैं जो पब्लिक रिलेशन बनाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। सब की सब पूरी तैयारी करके जा रही हैं। इनका एटीट्यूड और इनके कपड़े देखो। तुम्हारे जैसी लड़की जो इतना कम बोलती हो, वो इन स्ट्रीट स्मार्ट लड़कियों को भला कैसे compete कर सकेगी? तुमको अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी ये जरूरी है कि कम से कम तुम्हें कोई चांस तो दे। उन लड़कियों को देखकर लीजा भी नर्वस हो चुकी थी। उसने उस औरत की तरफ देखकर पूछा, क्या वाकई और कोई रास्ता नहीं? उस औरत ने लीजा को कहा, इस बार क्रूज पर जाते ही एक बढ़िया सा टारगेट चूज करना और अपने सारे दांव पेंच लगा देना, उसको रिझाने में कि वह तुमको काम देने से मना कर ही ना सके। लीजा ने इस बार उस औरत की हां में हां मिला दी। फिर वह आंखें बंद करके खुद को आने वाली पार्टी नाइट के लिए तैयार करने लगी। रेहान दूर से शिप को देखते हुए बहुत शांत और चुप खड़ा था। मैगी ने उसके पास आकर कहा, क्या सोच रहे हैं सर? रेहान ने मैगी को पलट के पूछा, शिप पर तुमने सबको इन्फॉर्म कर दिया ना कि मुझसे कोई भी इस तरह बात नहीं करेगा जिससे किसी को पता चले कि मैं कौन हूं। मैं नहीं चाहता मेरी रियल आइडेंटिटी यहां किसी को पता चले। मैगी ने रेहान को कहा, सर जब मैंने उन्हें कांटेक्ट किया कि आप आज अपने फ्रेंड्स के साथ रात को पार्टी में आ रहे हैं, तो उन लोगों ने तो आपके लिए बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम ही प्लान कर लिया था। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया कि वेलकम तो छोड़िए, आपकी तरफ इस तरह देखना भी नहीं है कि किसी को पता चले कि आप तो रेहान मित्तल हैं इस क्रूज के मालिक पर। सर इस बार उनको समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। आप भी तो बार बार अजीब ऑर्डर दे रहे हैं। जब हम इस आइलैंड पर आए तब भी ये लोग आपके ग्रैंड वेलकम के लिए एयरपोर्ट आना चाहते थे। बड़े बड़े वलर्स आपके लिए तैयार थे, पर आपने सब कुछ मना कर दिया। रेहान ने मैगी को कहा, तुम अभी नहीं समझोगी, पर सबकी सेफ्टी के लिए यही करना सही है। मैं ये बात जानता हूं, पर बात इतनी सिंपल नहीं थी। रेहान जब से आइलैंड पर आया था, सीक्रेट उसकी फैमिली के लोग उसको फॉलो कर रहे थे। उसकी सुरक्षा के बहुत स्पेशल और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वह भी इस तरह कि रेहान को भी पता ना चले। क्रूज पर भी स्पेशल ऑर्डर दे दिए गए थे कि उनकी आइडेंटिटी रिवील भी ना हो। उसके बावजूद उनको बहुत रिस्पेक्टफुली और केयरफुली ट्रीट करना है। शिप किनारे से 5 किलोमीटर दूर समंदर में था। बोट से जब सब उसके पास पहुंचे तो लड़कियां तो एक्साइटमेंट के मारे बुरी तरह चीखने लगी, और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर वह क्रूज वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज था। 2 लाख टन जिसका वजन था। 200,000 लोग एक साथ उसमें रह सकते थे। पानी में जगमगाता शहर था। शिप पर पहुंचते ही रिद्मा ने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा, ओह माय गॉड, यह शिप कितना बड़ा है। कियारा ने भी बोला, मैं तो इमेजिन में नहीं कर पा रही कि इतना बड़ा कोई शिप समुद्र में इस तरह तैर सकता है। कियारा की मासूम बात पर रेहान मुस्कुरा दिया। साशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस तरह के क्रूज पर आज पूरी रात पार्टी कर सकते हैं। साशा के यह बोलते ही कविता के ग्रुप की सारी लड़कियां जोर से शोर मचाती हुई तालियां बजाने लगी। अभी तक उन लोगों ने इंटरनेट पर रॉयल प्रिंसेस के बारे में सब रिसर्च कर ली थी।
अंदर जाकर रॉयल प्रिंसेस को देखने की एक्साइटमेंट अब उनसे संभाली नहीं जा रही थी। जब एक एक करके वह लोग शिप पर पहुंचे तो वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू रॉयल प्रिंसेस। आप इस समय दुनिया के सबसे लग्जरियस क्रूज पर है। यह क्रूज महज एक शिप नहीं है, बल्कि एक पूरा शहर है। यह इतना बड़ा है कि आपको भूल गया जैसा लग सकता है। खुद इसमें घूमने में शायद आप रास्ता भटक जाएं। इसलिए आप क्रूज घूमने के लिए हमारे गाइड की मदद ले सकते हैं। जो लोग भी हमारे गाइड की मदद लेना चाहे, काइंडली हमारे रिसेप्शन पर कांटेक्ट करें। यह अनाउंसमेंट सुनकर रेहान ने हैरानी से मैगी की तरफ देखा। रेहान समझ गया कि यह स्पेशल अरेंजमेंट उसके स्टाफ के लिए किया गया है, वरना क्रूज की पार्टी में एक स्पेसिफिक एरिया के बाद गेस्ट को कहीं पर जाना अलाउड ही नहीं होता। रेहान मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। तभी एक शिप क्रू की यूनिफॉर्म पहने एक लड़के ने आगे आकर रेहान से कहा, हेलो सर, वेलकम टू द क्रूज। आपका यहां होना आज हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। रेहान ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अपनी इस खुशी को बस यहीं तक रखो, बाहर जाहिर मत होने देना। क्रूज मैनेजमेंट ने शिप टूर के लिए तुम्हें अपॉइंट्स रेहान को कहा। मुझे यहां पर सब टॉम बुलाते हैं, हालांकि मेरा असली नाम त्रिलोचन है, पर यह नाम कोई बोल ही नहीं पाता, तो इन लोगों ने मेरा नाम टॉम कर दिया। रेहान उसकी बात पर हंस दिया। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर अब तो क्रूज पर भी सबका ध्यान इस ग्रुप की तरफ चला गया था। क्रूज पर ग्रुप में कुछ लड़के खड़े थे। उनमें से एक बोला, बाय गॉड, क्या स्प्लेंडेड सीन है। ये लड़कियां टूरिस्ट है कि मॉडल्स का ग्रुप है? उसके साथ खड़े लड़के ने कहा, आप कहे तो पता करवाएं। पहले वाला लड़का बोला, नेवर माइंड, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बस एक बात समझ लो कि फ्रंट लाइन में जो दो लड़कियां खड़ी हैं वह मेरी हैं। उस लड़के ने कियारा और मैगी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके साथ खड़े लड़के ने उसको बोला, यस बॉस, मैं अभी इंतजाम करता हूं। दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का मोटा सा आदमी यही बात रिदमा और राधिका के लिए अपने सबॉर्डिनेट को कह रहा था। रेहान को इन बातों का कोई अंदाजा नहीं था कि लोग शिप पर इस तरह की हरकतें भी करते हैं। दरअसल सारे हाई प्रोफाइल लोगों में इस तरह की होड़ मच जाती थी। जिसके साथ सबसे खूबसूरत लड़की घूमती हुई दिखती थी, उसको अपनी शान उतनी ही ज्यादा महसूस होती। रेहान टॉम से बात कर ही रहा था कि उसको पीछे से एक एक्साइटमेंट भरी आवाज आए, रे बॉस, आप यहां। रेहान ने पलट कर देखा तो विवेक खड़ा था। विवेक हैरानी से रेहान को देखता हुआ बोला, आपका बाय बॉस। रेहान ने उसे कहा, हम सब लोग जस्ट अभी आए हैं। विवेक ने रेहान को बोला, मुझे भी कोई बहुत देर नहीं हुई। यहां का जो इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट होता है उसकी पिक्चर्स पेज 3 पर बहुत हाई कॉस्ट में बिकती है। मैं तो दरअसल यहां पर इसलिए ही आया था, पर आज तो यहां पर आना बिल्कुल ही बेकार हो गया। मेरे तो टिकट के पैसे भी डूब गए। मुझे तो भारी डिप्रेशन हो रहा है बॉस। विवेक ने यह बात इतनी नौटंकी करते हुए बोली कि रेहान भी हंस दिया। रेहान ने विवेक से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया आज यहां पर जो तुम्हारा आना बेकार हो गया? विवेक ने उसके बाद जो रेहान को बात बताई। रेहान उसे सुनकर हैरान रह गया। रॉयल प्रिंसेस क्रूज पर वह फोटोग्राफर विवेक भी रेहान को मिला। विवेक ने रेहान को बताया कि उसका तो आना ही बेकार गया, उसकी टिकट के पैसे भी बर्बाद हो गए कि वह जिस पर्पस से आया वह पूरा ही नहीं हो सकता। रेहान ने जब उसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा, आज पता नहीं क्या, पर कुछ तो स्ट्रेंज है। यहां इन्होंने शिप पर फोटोग्राफी के लिए बैन लगा दिया है। जब भी कोई क्रूज मालदीव्स के पास से गुजरा है, इस तरह का फोटोग्राफी बैन वहां कभी किसी ने नहीं लगाया। आज रात यहां ये बैन क्यों है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। रेहान समझ गया कि रॉयल प्रिंसेस क्रूज ने यह फोटोग्राफी पर बैन रेहान की सेफ्टी के लिए लगाया है। रेहान खुद भी नहीं चाहता था कि उसका शिप पर होना या मालदीव्स में होना किसी को पता चले, और अगर यहां की पिक्चर्स कल अखबारों में छपती तो रेहान के होने का सबको पता चल जाता था। रेहान कितनी भी कोशिश करता, पर उसे पता ही नहीं चलता कि वह किसके फ्रेम में किस फोटोग्राफ में आ चुका है, और वह फोटो पब्लिश हो गई। इसलिए क्रूज अथॉरिटीज ने आज फोटोग्राफी पर बैन ही लगा दिया था। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत नाराज हुए, क्योंकि वह तो आए ही थे, पिक्चर्स लेकर प्लांट करने के लिए थे। उनकी नाराजगी को ध्यान में रखकर क्रूज के मैनेजमेंट ने कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस क्रूज पर अलॉट कर दिए थे, जहां पर जाकर आप अपना फोटो शूट कर सकते थे, पर घूमते फिरते यूं ही फोटोग्राफी करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। रेहान ने विवेक को कहा, तो तुम्हारे पास अब यहां करने को कुछ भी नहीं है? विवेक ने उदास होते हुए कहा,
मेरे तो टिकट के सारे पैसे खराब हो गए। नुकसान हो गया नुकना। मुझे तो बहुत। रेहान ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ ऐसा बोला जिससे उसकी आंखें चमकने लगी। रेहान ने विवेक को कहा, जब तुम्हारे पास आज कुछ करने को है ही नहीं तो तुम मेरे साथ रहो, साथ में क्रूज एंजॉय करते हैं। विवेक रेहान की बात सुनकर हैरान रह गया। वह तो रेहान के नजदीक रहने के मौके ही ढूंढ रहा था। रेहान ही था जो उसको कर रहा था। अब जब रेहान ने खुद उसको आगे से अपने साथ रहने के लिए ऑफर किया तो विवेक भी समझ नहीं पाया कि रेहान ऐसा क्यों कह रहा है। उसने फटाफट खुश होते हुए रेहान को कहा, ग्रेट, थैंक यू बॉस, ये तो मजा आ जाएगा, आपके साथ टाइम बिताने को मिले तो मेरे को ऐसी दफे अस्टोर टिकटों का पैसा ना दुखे। रेहान उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। दरअसल यह रेहान ने जानबूझकर किया था ताकि देखने वालों को भी यही लगे कि रेहान शिप पर अपने दोस्त के साथ घूमने आया है। अब इतनी सारी लड़कियों के बीच में वह अकेला नहीं घूम सकता था, उसको भी कंपनी चाहिए थी। इसलिए जब उसने विवेक को इस तरह देखा तो अपने साथ रहने को कह दिया। विवेक झट मान भी गया क्योंकि उसको तो कैसे भी करके रेहान की एंटरटेनमेंट कंपनी में घुसना था। रेहान के साथ रहकर रेहान को इंप्रेस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश था। विवेक ने जब देखा कि रेहान और उसकी ग्रुप के लिए एक स्पेशल क्रूज टूर गाइड भी है तो वह सरप्राइज हो गया, पर उसने रेहान से कुछ नहीं कहा। रिद्मा ने टॉम को कहा, आज की पार्टी तो किसी कार्निवल जैसी लग रही है। टॉम ने रिद्मा को बोला, यस मैम, इस समय बोर्ड पर ऑलमोस्ट 40,000 लोग हैं तो माहौल बड़ा लाइवली एंड वाइब्रेंट है। टॉम की बात सुनकर रिद्मा और बाकी लड़कियां भी शॉक रह गईं। रिद्मा ने एकदम से कहा, मालदीव्स में जितने छोटे छोटे आइलैंड हैं उनकी भी आबादी 40,000 शायद नहीं होगी, और तुम बोल रहे हो कि इस शिप पर अभी इस समय 40,000 लोग मौजूद हैं। अरे देवा, अगर यह डूब गया तो रिद्मा ने घबराते हुए कहा। रिद्धिमा की बात पर टॉम जोर से हंस दिया। उसने रिद्धिमा को कहा, आप इसे शायद कोई ऑर्डिनरी शिप समझ रही है। मैम, मैं आप सबको बहुत प्राउडली ये बताना चाहता हूं कि हमारे इस शानदार क्रूज की कैपेसिटी आउटस्टैंडिंग है। यह पानी में चलता फिरता शहर है। 40,000 छोड़, एक बार में 80,000 लोगों को भी यह अकोमोडेटिव करते हुए रूम्स और एमिट के हिसाब से 200 हज लोग ही इस शिप पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। बट किसी भी बंदरगाह पर कोई टेम्पररी एक्टिविटी या पार्टी थ्रो करनी हो तो 80,000 लोग मैनेज करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रिद्मा और की सारी लड़कियां उस लड़के टॉम की बात सुनकर शॉक रह गई। टॉम ने उन लड़कियों को कहा, चलिए आपको अपर डेक लेकर चलता हूं, असली कार्निवल तो वहां पर हो रहा है। आई एम श्योर ऐसा नजारा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। टॉम की बात सुनकर रेहान मुस्कुरा दिया। रेहान समझ गया कि ऊपर उसके स्टाफ के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, तभी टॉम उनको ऊपर चलने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। इन सब बातों के बीच रेहान ने नोटिस किया कि मैगी बार बार मुड़कर पीछे देख रही है। रेहान ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों देख रही हो? मैगी ने रेहान से कहा, सर कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। रेहान ने मैगी से पूछा, क्या गड़बड़ लग रही है तुमको? मैगी ने रेहान को बोला, सर मैंने नोटिस किया कुछ लोग हमको लगातार फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह आपकी फैमिली के भेजे हुए लोग हैं जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारे आसपास हो। यह यकीनन कोई और लोग हैं, पर कौन है और इनका मकसद क्या है? मैगी की बात पर हंस दिया। रेहान ने मैगी को कहा, बस इतनी सी बात से परेशान हो रही हो, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां इस तरह 55 लड़कियां, वह भी इतनी खूबसूरत ग्रुप। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। मैं साथ होंगी तो उनके पीछे भीड़ तो चलेगी ही। मैगी ने रेहान को परेशान होते हुए कहा, नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उन लोगों की नजर लगातार आप पर और मुझ पर है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रेहान ने मैगी को कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर अपने दिमाग को रिलैक्स भी छोड़ दो। यहां एंजॉय करने आए हो ना बाकी सब कुछ भूलकर इस समय एंजॉय करो। रेहान जब आगे बढ़ रहा था तो वही लड़का अपनी गर्लफ्रेंड शीना के साथ रेहान के पास से गुजरा। रेहान ने खुद उसको हेलो करके पूछा, कैसा चल रहा है, सब तुम लोग एंजॉय कर रहे हो ना? उस लड़के ने रेहान को कहा, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो काफी मजा आ रहा है। यहां पर यू पीपल कैरी यू ऑन कहकर वह लड़का जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से निकल गया। जैसे वहां खड़ा रहा तो उसकी गर्लफ्रेंड कोई और झगड़ा ना खड़ा कर दे। रेहान उसको जाते हुए देख हताशा से सिर हिलाते हुए सोच रहा था, पुअर बॉय,
कैसी लड़की के साथ फंस गया है बेचारा। वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आगे बढ़ा तो उसे दो आदमियों ने रोक लिया। उस लड़के ने हैरानी से उन आदमियों को देखा। वह तो शिप पर किसी को भी नहीं जानता था, पर उन आदमियों के इंटेंशन से साफ जाहिर था कि वह उससे कुछ बात करना चाहते हैं। उस लड़के ने हैरानी से पूछा, आपको कुछ कहना है मुझसे? उन आदमियों में से एक बोला, अभी तुम उस लड़के से बात कर रहे थे ना, तुम उसे कैसे जानते हो? उस लड़की शीना के बॉयफ्रेंड। अमर ने पलटकर उन आदमियों से पूछा, किस लड़के की बात कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, वही जिसके साथ इतनी सारी खूबसूरत मॉडल्स यहां शिप पर घूमने आई हैं। तुम उस लड़के को कैसे जानते हो? उनकी इस बात पर अमर ने चिढ़ते हुए कहा, मैं उन्हें कैसे जानता हूं ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? आपका क्या लेना देना इन बातों से? इनफैक्ट मैं तो आपको नहीं जानता, इसलिए मुझे आपके किसी भी सवाल के जवाब देने की क्या जरूरत है? उन दोनों आदमियों में से एक ने अमर को कहा, मुफ्त में इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे तेरे से। बच्चे, अगर तू हमें उस आदमी की आइडेंटिटी बता देगा तो हम तुझे 50,000 देंगे। दूसरे आदमी ने फौरन अमर को कहा, और 500 मैं दूंगा। तुम्हें अब जल्दी से बताओ कि वह आदमी है कौन? अमर उन दोनों की बात सुनकर हैरान रह गया। वह दोनों कितनी डेस्परेटली रेहान के बारे में जानना चाह रहे हैं। 50,000 तक देने को तैयार है। इतना तो अमर भी समझ गया था कि रेहान कोई बहुत बड़ी हस्ती है, वरना इस तरह 55 लड़कियों को इतने मन क्रूज पर लेकर आना कोई छोटी बात नहीं है। अमर एक कॉलेज स्टूडेंट था, वह किसी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर वह रेहान के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो हो सकता है उसकी कोई दुश्मनी खड़ी हो जाए और वह मुसीबत में पड़ जाए। उसने उन दोनों आदमियों को साफ मना करते हुए कहा, मैं तुम लोगों को किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मुझे यह सही नहीं लगता। उन दोनों आदमियों ने हंसते हुए अमर को कहा, तू बच्चा है, अभी तभी सही गलत के फेर में पड़ा है। बेटा, दुनिया में सबसे सही सिर्फ पैसा है, उसके आगे सब बाकी सब गलत है। चल, तुझे 1-1 लाख देंगे। आइए तस्सा हम दोनों या अब बता दे जल्दी से कि वह कौन है। जैसे ही उन्होंने 1-1 लाख देने की बात की शीना की तो आंखें चमक गईं। उस क्रूज की टिकट भी 1 लाख की थी। अभी वो लोग ये पैसे उन्हें दे देते तो टिकट के पैसे तो यूं ही निकल जाएंगे। शीना बहुत कनिंग थी। वह समझ गई कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। उसने अमर के हाथ पर चिट्ठी काटते हुए उसे कहा, इन लोगों को कहो कि 2 लाख दें, पैसा डबल करेंगे, तभी हम इन्हें बताएंगे कि वो लड़का कौन है। अमर ने शीना को घूर कर देखा और गुस्से से कहा, चुप रहो तुम, मुझे यह लोग अच्छे आदमी नहीं लग रहे। क्यों बिना बात में बुरे लोगों के झगड़ों में पड़ना? उन दोनों ने शीना और अमर को खुसर फसर करते देखा तो उनमें से एक ने अमर को कहा, देख बच्चे, तेरे लिए आखिरी ऑफ है, इसके बाद फिर हमारे पास और भी तरीके हैं। सच उगलवाने के टोटल 5 लाख देंगे तुझे। अब बता रहा है कि नहीं? 5 लाख सुन के इस बार तो अमर का भी मन डोल गया। 5 लाख उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसके पेरेंट्स ने उसकी फीस के लिए जितने पैसे भेजे थे उसने इस लड़की पर वैसे भी सारे खराब कर दिए थे। फीस के लिए उसे पैसों की जरूरत भी थी और अब वह लोग इसे जिस तरह धमका रहे थे, अमर समझ गया था कि अगर वह चुपचाप पैसे लेकर नहीं बताएगा तो फिर उसके साथ वह लोग कुछ बुरा भी कर सकते हैं। अमर इस बार बताने को तैयार हो गया। वह कुछ बोलने ही लगा था कि शीना ने एकदम से उसे रोक दिया और उन 2 आदमियों से कहा, पहले हमें लाख दो तब बताएंगे। वह आदमी हंसता हुआ अमर से बोला, तेरी लड़की पटाखा है, चंट है बहुत। उसने ने आदमी को इशारा किया और उस दूसरे आदमी ने 5 लाख कैश अमर की तरफ बढ़ा दिया। अमर से पहले शीना वह पैसे फौरन झपट लिए। अमर ने उस आदमी को कहा, वह रेहान मित्तल है, दिल्ली में उसकी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जो उसने अभी नई शुरू की है। यह सब लड़कियां इसकी उसी कंपनी में काम करती हैं। यह उन्हें यहां हॉलिडे पर लाया है। उस आदमी ने अमर से पूछा, तू सच कह रहा है? तुझे बस इतना ही पता है? अमर ने हैरान होते हुए कहा, इतना ही पता है का? क्या मतलब? मैं सही कह रहा हूं और यही उसका आइडेंटिटी है। उस आदमी ने अमर को कहा, ये बातें तो हम भी पता लगा ही लेते, पर बिना बात की एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। पैसे देकर इंफॉर्मेशन लेना ज्यादा आसान काम है। अपने पैसे लेकर शीना अमर को लेकर वहां से फटाफट चली गई। उसको डर लग रहा था कि कोई इतनी जरा सी इंफॉर्मेशन के लिए भला लाख कैसे दे सकता है। ऐसा ना हो वह लोग पैसे वापस छीन लें। उन दोनों के जाने के बाद वह दोनों आदमी आपस में बात करते हुए बोले, यार ये आदमी 50 लड़कियों को लेकर छुट्टियां बिताने आया है।
एक एंटरटेनमेंट कंपनी कब से इतनी बड़ी लग्जरी देने लगी कि अपने इतने सारे एम्प्लॉयज को रॉयल प्रिंसेस जैसे क्रूज पर ले आए? कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि यह कोई लड़कियां बेचने का रैकेट चलाता है, वरना सुपर एक्सपेंसिव जगह पर इतनी सारी लड़कियों को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक तो नहीं ला सकता। चलो अपने अपने बॉस को बताते हैं, वही समझेंगे माजरा क्या है। वह दोनों अपने अपने बॉस के पास चले गए। उनमें से एक का बॉस वह लड़का था जिसकी मैगी और कियारा पर नजर थी, और दूसरा था वह मोटा अधेड़ उम्र का आदमी जो रिद्धिमा और शशा के बारे में बात कर रहा था। अपने इन्फॉर्मर को लौटता देखकर उस मोटे आदमी ने फौरन पूछा, क्या खबर लाए हो उसके? इन्फॉर्मर ने बताया, बॉस उस लड़के ने अभी कोई नई एंटरटेनमेंट कंपनी खोली है। ये सारी लड़कियां वहीं पर काम करती हैं। ये उन सबको यहूद छुट्टी बिताने के लिए लेकर आया है। उस आदमी ने हैरान होते हुए अपने इन्फॉर्म को कहा, रॉयल प्रिंसेस जैसी जगह पर अपने 50-60 एम्प्लॉयज को लाना कौन अफोर्ड कर सकता है कौन? ये उस इन्फॉर्म ने कहा, बॉस यही बात मुझे खटक रही है। मुझे तो लगता है कि यह यहाँ पर किसी और पर्पस से आया है। आज की रात यहाँ पर बड़े से बड़ी रिच फैमिली के लोग होते हैं, फिल्म और टीवी के बिग शॉट्स लोग भी होते हैं। फैशन इंडस्ट्री के दिग्गजों का तो फेवरेट प्लेस है। रॉयल प्रिंसेस हो सकता है ये आदमी इन लड़कियों की बैक एंट्री के चक्कर में हो, और हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग टाइप काम भी करता हो। उस आदमी ने अपने इन्फॉर्मर को कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है? जो 2 लड़कियां मैंने पसंद की हैं उन्हें मेरे लिए खरीद कर लाओ। अपने बॉस का हुक्म सुनते ही वह आदमी फटाफट वहां से चला गया। रॉयल प्रिंसेस की पार्टी अलग अलग लोकेशंस में डिवाइड की गई थी। हर लेवल के टूरिस्ट अलग स्टैंडर्ड के थे। अपर क्लास की पार्टी सबसे टॉप डेक पर चल रही थी। वहां के सारे पार्टिसिपेंट्स एक्सट्रीमली फैशनेबल कपड़ों में ड्रेस्ड अप थे। रेहान उस एरिया में नहीं जाना चाहता था जहां पर सारे हाई प्रोफाइल लोग हो। उसने मालदीव्स में अपनी आइडेंटिटी बहुत बहुत छुपा कर रखनी थी। पर अब टॉम ने उन सब लड़कियों को जिस तरह ऑफर कर दिया था, रेहान मना भी नहीं कर सकता था। मैगी अब भी परेशान थी। उससे इंटू हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। रेहान उसे परेशान देखकर बोला, तुम्हें कहा ना कि रिलैक्स करो, यह अपनी जगह है, यहां कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग एंजॉय करो, मैं लोअर डेक की तरफ जा रहा हूं। रेहान ने मैगी को वन करते हुए कहा, और खबरदार मेरे पीछे आई तो तुम यहीं पर एंजॉय करो। सबके साथ मैगी चुपचाप रेहान को जाते हुए देखती रही। उसे घबराहट हो रही थी कि कुछ तो होने वाला है। मैगी ने पलट कर देखा तो वह अचानक बुरी तरह चौंक गई। रेहान रॉयल प्रिंसेस क्रूज पर सिर्फ अपने स्टाफ की लड़कियों की खुशी के लिए आया था। उसे वहां के हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए सबको अपर डेक की पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलकर वह खुद लोअर डेक की तरफ जाने लगा। बाकी सारी लड़कियां तो खुशी खुशी अपर डेक की तरफ एक्साइटमेंट में चहकती हुई चली गईं, पर कियारा, साशा और मैगी वहीं रह गए। रेहान अभी तो मैगी से ही परेशान था कि वह उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। रेहान ने मैगी को डांटा भी कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगी, पर 2 कदम जाकर रेहान देखता है कि मैगी ही नहीं, कियारा और साशा भी उसके पीछे आ रही हैं। रेहान ने फ्रस्ट्रेट होकर हवा में हाथ फेंकते हुए कहा, अरे भाई तुम लोग जाकर एंजॉय क्यों नहीं कर रही? मेरे पीछे क्यों आ रही हो? उससे सीखते। कियारा ने रेहान को बोला, मुझे उस फैंसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीथिंग है, मुझे तुम्हारे पास रहना है। साशा ने भी रेहान को कहा, सेम हियर। रेहान ने मैगी की तरफ देखा। मैगी इधर उधर देखने का नाटक करने लगी ताकि रेहान उसे फिर से ना डांट दे। रेहान इस बार मुस्कुरा दिया। रेहान ने उन तीनों को कहा, ठीक है, नई बात माननी तो चलो मेरे साथ। मैंने आते हुए देखा था लडेक की तरफ कोई परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है, मैं वही देखने जा रहा था। अगर तुम तीनों को उस पार्टी नहीं जाना तो आओ देखते हैं कि उस शो में क्या होने वाला है। रेहान उधर की तरफ बढ़ा तो देखा कि विवेक अभी भी उसके साथ आने के लिए तैयार खड़ा है। रेहान ने विवेक को कहा, तुम नहीं गए ऊपर पार्टी में? विवेक ने भोलेपन से कहा, आपने ही तो कहा मुझे आपके साथ रहना है। रेहान ने विवेक को बोला, तुम मेरी कंपनी जैसा स्टैंड करना चाहते हो ना? अब तो मेरे लिए एक काम करो। विवेक तो रेहान को ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां गायब हो गया है। उन दोनों के अलावा रेहान को एक और लड़का भी ढूंढ रहा था और वह था अमर। उसने इन दोनों आदमियों से लाख रुपए ले तो लिए थे, पर अब उसे डर लग रहा था। वह जल्दी से जल्दी रेहान से मिलकर उसको यह बात बता देना चाहता था कि उन 2 लोगों ने उसका नाम पता पूछने के एवज में उसे लाख रप दिए हैं, पर उसे भी रेहान कहीं नजर नहीं आ रहा था। शीना ने देखा कि अमर का पार्टी में ध्यान ही नहीं है।
वह तो बुद्धू की तरह बस चारों तरफ देख रहा है। शीना ने अमर को पूछा, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? इधर उधर क्या देखे जा रहे हो? अमर ने शीना को कहा, हमने यह सही नहीं किया। हमें रिहान के बारे में ऐसे नहीं बताना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ है वह गलत है ना, ने तुनक कर कहा। क्यों बताना चाहिए? तुम तो हद दर्जे के डरपोक हो। कहीं तुम ये पैसे वापस करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अमर ने शीना को बोला, मुझे ये पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे। मुझसे गलती हो गई। शीना ने गुस्से में चिते हुए कहा, पागल हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा 5 लाख रुपए भी कोई मना करता है? वह भी एक फालतू की बात बताने के लिए, जो कि कोई ऐसा सीक्रेट भी नहीं है। इतना दिमाग पर जोर मत डालो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए इतनी टेंशन ले रहे हो। उद्देश्य हूं, पर इस बार अमर तो अपनी बात पर जैसे अड़ा हुआ था। उसने वह लाख रब का बैग उठाया और शीना को कहा, मुझे रेहान से मिलना ही है। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। और शीना की तरफ देखे बिना ही वह फौरन वहां से चला गया। शीना उसको पीछे से तेज तेज गालियां देने लगी, पर उसने पलटकर नहीं देखा। उधर टॉम ने रेहान को लोअर डेक की तरफ जाते हुए देख लिया था। टॉम भी फटाफट रेहान के पीछे पीछे आया। टॉम को रेहान की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी कि यह रेहान मित्तल उसी मित्तल परिवार से जिन मित्तल का यह रॉयल प्रिंसेस क्रूज है। अगर उसको यह पता होता कि वह सीधा रॉयल प्रिंसेस क्रूज के मालिक के साथ है, तो उसके तो नर्वसनेस के मारे शायद हाथ पैर ही फूल जाते। उसे सिर्फ इतना कहा गया था कि यह हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और इनका बहुत ध्यान रखना है। उसने रेहान को जब नीचे की तरफ जाते देखा तो वह रेहान के पीछे आया। उसने रेहान से पूछा, सर आप लोअर डेक की तरफ क्यों जा रहे हैं? अपर डेक की पार्टी ज्यादा शानदार है। रेहान ने टॉम से कहा, वहां के परफॉर्मेंस एरिया में शायद कुछ होने वाला है, मुझे वही देखना है। टॉम ने रेहान को कहा, ओके सर, एज यू विश, मैं आपके लिए वहां स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट करवाता हूं, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। यह कहकर टॉम लोअर डेक एरिया की तरफ चल दिया ताकि रेहान और बाकी सबके लिए सीटें अरेंज करवा सके। टॉम के जाते ही वहां पर अमर आकर रेहान से बोला, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रेहान ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अमर कुछ कहता इससे पहले ही शशा ने कहा, जंगली बिल्ली जो यह साथ लेकर घूम रहा है, उसी ने कोई क्वेश खड़ा कर दिया होगा। फिर से इसकी जान को अमर ने शशा की तरफ देखा और उसकी बात का जवाब दिए बिना रेहान से बोला, मुझसे 2 लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। पहले मैंने उन्हें बताने से मना कर दिया था, फिर उन्होंने मुझे पैसे ऑफर किए, मैंने तब भी मना कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे 5 लाख जितना बड़ा अमाउंट ऑफर किया। तब कुछ समय के लिए मेरे मन में भी लालच आ गया, क्योंकि मेरे पास अपनी फीस के लिए भी इस समय पैसे नहीं है। मैंने उनसे पैसे लेकर उन्हें सब बता दिया कि आप दिल्ली से आए हो और आपकी एक एंटरटेनमेंट कॉल बनी है। ये सारी लड़कियां आपके साथ वहीं पर काम करती हैं, आप इनको छुट्टियों में यहां लेकर आए हो। मैंने ये सब बताया तो उन्होंने मुझे लाख दे दिए, पर मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। कहकर अमर ने बैग से पैसे निकालकर रेहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप ये पैसे रख लीजिए, आप जो भी मुझे पनिशमेंट देना चाहे मुझे मंजूर है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रेहान उसकी मासूमियत देखकर हैरान रह गया। रेहान ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दोस्त, इतनी जरा सी बात के लिए इतना परेशान हो रही मुझसे पर देखो, तुमने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जिसके लिए तुम्हें कोई शर्मिंदगी हो। जो मैं करता हूं वह किसी को बता देना गलत थोड़ी है। और ये पैसे तुम अंदर रखो अपने बैग में, तुम्हारे काम आएंगे। बल्कि तुमको तो और ज्यादा पैसे मांग लेना चाहिए थे। मैं हैरान हूं तुम इस जरा सी बात के लिए इतना गिल्टी फील कर रहे हो। अमर ने रेहान की तरफ देखकर कहा, हैरान तो मैं हूं कि आप मेरे से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो। मैं इतना तो समझता हूं कि आप बहुत बड़े आदमी हो, तभी तो इतने सब लोगों को रॉयल प्रिंसेस क्रूज पर ला सके। हो सकता है आपके बारे में ये सब बताने से आपको किसी तरह का खतरा हो जाए, और मैंने अपने लालच में आपके बारे में उन्हें सब बताकर ठीक नहीं किया। रेहान ने उसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार, दिमाग पर इतना बोझ मत लो, ये पैसे लो और खुशी खुशी जाओ। और अब की बार ये पैसे अपनी फीस में ही इस्तेमाल करना, और जल्दी से जल्दी उस पागल लड़की से पिन छुड़ा लो, बड़े भाई की तरह। एडवाइस दे रहा हूं, अगर उस लड़की से दोस्ती बनाए रखी ना तो वह तुमको भिखारी बना देगी। बेहतर है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और उस लड़की से दूर रहो। उस लड़के से अमर ने रेहान की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। पैसे उसने वापस बैग में रखे और रेहान को थैंक यू बोलकर चला गया। अमर अभी भी पजल था कि जिस बात के लिए वह इतना टेंशन ले रहा था,
रेहान ने उसे डांटना तो दूर, उसे पैसे तक भी रखने को कह दिया। अमर के जाते ही अब वह 2 आदमी रेहान के पास आए, जो इतनी देर से रेहान को ढूंढ रहे थे। मैगी ने उन्हें देखते ही रेहान के कान में कहा, सर, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये बहुत देर से हमें फॉलो कर रहे हैं। इनका इंटेंशन ठीक नहीं लग रहा है। रेहान ने उन दोनों को देखा। रेहान समझ गया कि यही वह 2 आदमी हैं जिन्होंने अमर को पैसे देकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। रेहान ने रोबी आवाज में उन दोनों को कहा, कौन हो तुम दोनों और मेरे बारे में इस तरह पूछताछ करने का क्या मकसद है? रेहान की आवाज इतनी हॉर्श, इतनी बोन चिलिंग थी कि वह दोनों एकदम से सहम गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्होंने तो रेहान को एक यंग एजाम सा लड़का, उनमें से 2 लोगों ने अपने सबॉर्डिनेट को रेहान के पास उन लड़कियों का सौदा करने के लिए भेजा। उन्होंने सोचा कि रेहान वहां इसी काम के लिए आया है। रेहान उनकी बात सुनकर बुरी तरह भड़क गया। रेहान ने